तो आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है किसी कारण की वजह से, तो हम क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नोट्स और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मैं बिना देरी से क्लास को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि सर 121 से क्यों करा रहे हैं आप? ठीक है, तो 121 से इसलिए कराया जा रहा है बेटा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको 121 से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पर्यावरण के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पौधों की पत्तियां। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं कि कितना किया, और ये भी बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, और आप लोग जो आंसर है ना लिख कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपको क्या होगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से मत दीजिए कि ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 इस तरीके से। कहता है कि पौधों की पत्तियों में द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित रहता है? ठीक है, कहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है, सरल शर्करा के रूप में रहता है, या हरे वर्णक के रूप में रहता है। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा भोजन पौधों में किसके रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है। किसके द्वारा रहता है बेटा? ग्लूकोज के रूप में रहता है। ठीक है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करती हैं? प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। ये क्रिया सिर्फ दिन के समय होती है, रात में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों की उपस्थिति में ही होती हैं। पौधे जिसको इस्तेमाल रात में भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दिन में वो इतना ले लेते हैं प्रकाश, रात में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 122 का आपको बताना है। देखो, प्रकाश रासायनिक धूम्र जीवाश्म ईंधन के जलने के पश्चात वायुमंडल में जो जीवाश्म ईंधन जलता है ना बेटा, जीवाश्म ईंधन जलता है ना, उससे जो गैसें निकलती हैं। अब उससे कौन सी, जैसे कि हमारी कौन सी हो गई? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारी, है ना, सॉरी CO2 बोल रहा हूँ मैं, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस उत्सर्जन तेजी से होता है, और इसी से क्या होता है? धूम्र मुख्य प्रदूषक का काम करती है, यानी कि SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि इको मार्क क्या है? ऑप्शन कहता है कि प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना है। कहता है कि पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। कहता है कि लाभकारी उत्पादन तकनीकी है, या पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। तो इको मार्क आपको बताना है। देखो, उत्पादों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ही पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा अनुकूलन उत्पादन का लेवल इको मार्क लगाने का निर्देश जारी किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये समझ लीजिए आप। इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है कि यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं, और उसे गहरी निंद्रा नहीं आती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? उसे बेरी रोग हो गया है, टीबी होने का लक्षण है, कुपोषण के लक्षण है, या लक्षण है कि उसका हृदय भलीभांति कार्य कर नहीं रहा है। तो देखो, यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, या प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं, और उसे गहरी निद्रा भी नहीं आती है, तो उसे कुपोषण का लक्षण हो गया है। ठीक है, यानी कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों के अभाव में बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि बालक कुपोषण से पीड़ित हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलती है उसे। ठीक है, तो दूर करने के लिए हमें प्रोटीन वाली चीज़ें देना चाहिए उसे, कारण बालक कुपोषित हो जाते हैं। ऐसे बालक आलसी व निर्बल हो जाते हैं एवं पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण उन्हें गहरी निद्रा भी नहीं आती है। ठीक है, तो कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये बताना है आपको। तो कुपोषण के लक्षण हैं ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में वो बताना चाह रहा है। तो इसकी एक ट्रिक है यार, ठीक है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी एक ट्रिक है, तो आप लोग समझ लीजिए एक बार। ट्रिक है आपकी ओ मीना कल काजल लगाना। तो ओ से हो जाएगी आपकी ओजोन, ठीक है। मी से हो जाएगी आपकी मीथेन, ना से हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, का से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल से जल वाष्प। ठीक, तो ट्रिक है आपकी ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन हो जाएगी, मी से मीथेन हो जाएगी, ना से आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, का से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जल से जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो कहता है कि मीथेन गैस आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। देखो, एक तो आपका क्या होता है कि धान के खेत से मिलती है। देखो, मीथेन गैस कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, ये तो मैं भी आपको बता ही चुका हूँ। जो ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और तापमान में वृद्धि सहायक मानी जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके धान के खेतों से, कोयले की खानों से, है ना, और आपके जो पालतू पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं ना मुँह चलाकर, उससे पाई जाती है, और आर्द्र भूमि में भी पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3, 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि मीथेन गैस को कहाँ कहाँ पाई जाती है और ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि कक्ष में एक शिक्षक भारी जल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्यामपट्ट पर एक आरेख खींचता है। हाइड्रोजन को उसने बी मान लिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कॉमन पॉइंट ए है आपका, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का सी हो जाएगा, ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम का डी हो जाएगा। ये पॉइंट दे रखे हैं उसने। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा अक्षर भारी जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो आप ये तभी बता सकते हैं जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, रासायनिक जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो रासायनिक फार्मूला होता है इसका D2O। ठीक है, तो D2O तो जो आपका रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है आपका D2O, यानी कि ड्यूटेरियम एवं ऑक्सीजन से संयुक्त रूप से भारी जल का निर्माण होता है। किससे, D फॉर ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ये कैसा जल होता है बेटा, भारी जल होता है। ठीक, कैसा जल होता है, भारी जल होता है, जिसका तात्पर्य ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात भारी जल होता है। ठीक, तो हमें क्या देखना है, डी देखना है, डी ये है, और डी में पॉइंट डी और ओ यानी कि ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमें लेना है। तो दोनों किस में आते हैं ये देखना है। ये देखो, ये ऑक्सीजन वाला है और ये हमारा क्या है, ड्यूटेरियम है। तो इन दोनों में कौन कॉमन है देख लो, क्योंकि हमें D2O चाहिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों हैं, और इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों में D कॉमन है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, D हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
एक शिक्षिका परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है ये बताना है। ठीक है, एकल परिवार, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार बेटा क्या होता है? एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता विवाहित और अविवाहित उनके बच्चे होते हैं। ठीक, जबकि संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता विवाहित अविवाहित उनके बच्चे, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक, तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। दूसरा कहता है कि अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, देखो परिवार प्रकरण में एक परिवार एवं संयुक्त परिवार के मध्य अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे जिससे कि बच्चे समझ जाएं। शिक्षिका इस विषय के क्या करेगी? ये शिक्षक या शिक्षिका विषय के संदर्भ में अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग प्रभावी तरीके से करेगी। कैसे? जैसे छात्रों के समझ वह उदाहरण प्रस्तुत करें जो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक परिवेश से जुड़े हों, है ना, जुड़ी बातें हों, है ना, और इस विषय से अवगत करवाएं। और शिक्षण ग्रहण करना और शिक्षा अर्पण करना दोनों अलग अलग विषय वस्तु हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उदाहरण देना है जो उनके सामाजिक परिवेश का मतलब होता है जो उनके आसपास के पड़ोस का वातावरण है उससे परिवेश से अवगत करवाएंगे। इससे क्या होगा ना, बच्चे अंतर करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि शिक्षिका ने कक्षा को जब ये विषय पढ़ाया तब शिक्षार्थी था उनके मध्य तालमेल ठीक से बैठ नहीं सका। ऐसा ही हो सकता है। कहता है कि वे कक्षा कक्ष में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। देखो व्याख्या शब्द वैसे ही गलत है। शिक्षार्थी प्रकरण को सही से ढंग समझाने में अभी असमर्थ है। बच्चे के बारे में बुराई नहीं चलेगी। उस कक्षा में अनुशासनहीनता अधिक रहती है, इसलिए शिक्षार्थी एक बार पढ़ाया हुआ नहीं समझ पाते हैं। ये भी देखो बच्चे के बारे में गलत बिल्कुल अवधारणा नहीं चलेगी इसी टेट में। ठीक है, तो ऑप्शन वो निगेटिव हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका 4। क्या कहता है कि शिक्षिका ने कक्षा को जब ये विषय पढ़ाया तब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या नहीं थे, तालमेल ठीक नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो भारत में देखो वर्ष 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटाकर संघ शासित क्षेत्रों में शामिल करने के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 से घटकर कितनी रह गई है? 28 रह गई है। ठीक, तो यानी कि कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक, दूसरा 28 हो गई है। ठीक है, उसके बाद सबसे नवनिर्मित यानी कि जो सबसे नया राज्य बना है वो हमारा कौन सा है? नवनिर्मित राज्य कौन सा है? वो है हमारा तेलंगाना, जो किससे अलग करके बनाया गया है? आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और इसका निर्माण बेटा कब हुआ था? इसका निर्माण आपका वर्ष 2014 में हुआ था। ठीक है, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए। कहता है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान इंग्लैंड में पाए जाते हैं, बर्लिन राजस्थान में पाए जाते हैं, उज्बेकिस्तान बांग्लादेश में पाए जाते हैं, या अबू धाबी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। रेत के टीले बेटा अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। मरुस्थल में रेत जब उड़कर एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है ना, तो उसकी एक विशाल पहाड़ जैसी आकृति बन जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेत के टीले बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे क्या है? रेत है आपकी। अब जब आंधी वगैरह आती है तो ये रेत उड़ के ऐसे क्या होता है? इस तरीके से उड़ जाती है और एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाती है। तब क्या हो जाता है? ये पहाड़नुमा बन जाते हैं। इसे ही रेत के टीले बोलते हैं। तो ये अबू धाबी और कहाँ? अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र पर पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की दूरी मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी? ठीक है, यानी कि बचपन में आप पढ़ते थे कि यदि एक बुक की कीमत 5 रुपये है तो 5 बुक की कीमत कितनी होगी? तो हम क्या करते थे? 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 25 हो जाती थी। ठीक
ठीक, यही दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है 15.5 यानी कि 15.5 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको बताना है। यानी कि हमें क्या करना है कि इसकी और इसकी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो यानी कि 15.5 गुणा 110। ठीक है, एक पॉइंट ये हम हटाएंगे और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ठीक है क्या है देख लो। हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 15.5 गुणा ये 110, पॉइंट हटाया बेटा, 0 से 0 ख़त्म हो गया। हमारे पास बचा 155 गुणा 11। 11 से मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 11 से करेंगे तो कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला लेटर ऐसे ही लिख लेते हैं 5। 5 में इस 5 को जोड़ देते हैं, यानी कि इसके बाद इस वाले नंबर में जोड़ देते हैं। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 5 में इसको जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 और 1 ये वाला 7 हो जाता है। जो बचा 1 इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 1705 क्या आ जाएगा आपका, मीटर में आ जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है बेटा किलोमीटर में दे रखा है, तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो 1705 को 1000 से जैसे ही हम वो भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। तो 3 0 हैं, तो हम 3 0 के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा किस में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। यानी कि 1.705 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी आप लोग सीख गए हैं 11 की। ठीक है, और नोट करते रहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा वाला। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।